हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिलती क्लासेस पर। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी लेकर के आई हूँ कुछ प्रैक्टिस सेशन ऑन जनरल स्टडीज थ्रू एमसीक्यूज के ऊपर। तो चलिए गाइज, मैं आपसे बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, देन हमारी वीडियो को लाइक करें। चलिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक क्लास जल्दी समय से मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं गाइज। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिया है यहाँ कि भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 343 किससे संबंध रखता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 किससे संबंध रखता है, मतलब संविधान की आधिकारिक भाषाओं से, वित्तीय आपातकाल से, या राज्य की आधिकारिक भाषाओं से, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पर संघ की आधिकारिक भाषाएं। संघ की आधिकारिक भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद 343 में किया गया है। ठीक है, संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है, तो ध्यान रखना है गाइस। चलिए आगे मैं यहाँ पर बात करती हूँ केंद्र सरकार की जो आधिकारिक भाषा होगी। देखिए, केंद्र सरकार की मैं बात करती हूँ तो इसकी आधिकारिक भाषा क्या होगी। यहाँ पर भाषा देवनागरी लिपि में होगी और हिंदी भाषा होगी। लिपि की बात करें देवनागरी लिपि होगी, भाषा की बात करूँ किसमें होगी, हिंदी में होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि लिपि क्या होगी और यहाँ पर जो है भाषा क्या होगी। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि डेबिट कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। तो डेबिट कार्ड में जो है नंबर में कितने अंक होते हैं। चलिए 10 होते हैं अंक, या 12 अंक होते हैं, 16 होते हैं, या फिर 20 होते हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 16, ऑप्शन 3 सॉरी। 16 अंक होते हैं डेबिट कार्ड में। कितने नंबर होते हैं? 16। चलिए जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए ये 16 अंक हैं डेबिट कार्ड में। ठीक है, स्टार्टिंग के जो ये यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 4 के बाद यानी कि 2 इस तरह के लगा के यानी कि 6 अंक जो रहते हैं ये रहते हैं ब्रांच के। धन ये जो बाकी के शेष बचे हुए अंक रहते हैं यहाँ पर 12 अंक, ये होते हैं आपके अकाउंट के। ठीक है, हाँ, ये होती है आपके डेबिट कार्ड के अंक। यहाँ मैं बात करती हूँ डेबिट कार्ड के सामने के हिस्से पर 16 अंक होते हैं। और यहाँ पर आगे बात करूँ, इसमें जो है स्थायी खाता संख्या या पैन के रूप में भी इनको जाना जाता है। और यहाँ पर आगे बात करूं मैं आगे कि पहले 6 अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये पहचान संख्या होता है, बैंक की पहचान यानी कि किस ब्रांच से। और बाद में जो 10 अंक होते हैं, यहाँ पर 10 अंक होते हैं कार्ड धारक के विशिष्ट खाता संख्या कहलाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। तो पूछा किसमें? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पूछा किसमें? 2010 की नहीं 2011 की जनगणना के अनुसार 324, 382, 384 या फिर 455। तो कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 382 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है जनगणना 2011 के अनुसार। चलिए ये आंसर यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2, 382 आंकड़ा। ये आंकड़ा है 2011 की नहीं 2001 की जनगणना का। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल, तो भारत की जो जनसंख्या का घनत्व है ये क्या है, 2001 की मैं बात करूं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है, 324। और बात करें 2011 की जनगणना में कितना हुआ है, तो बढ़ करके कितना, 382 व्यक्ति बढ़ करके हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि भारत में बजट अधिकतम कितनी बार या फिर अधिकतम बार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भारत का जो बजट पेश किया है, प्रस्तुत किया है, किसने किया है? मोरारजी देसाई ने, पी चिदम्बरम ने, प्रणब मुखर्जी ने, या फिर सी.डी. देशमुख ने। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा मोरारजी देसाई ने। लगभग कितनी बार किया है? मोरारजी देसाई ने लगभग नहीं 10 बार ये जो है यानी कि बजट पेश किया है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं। मोरारजी देसाई द्वारा अधिकतम 10 बजट प्रस्तुत किए गए हैं और 8 बार बजट पेश करने में पी चिदम्बरम दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रणब मुखर्जी हैं, या फिर यशवंत सिन्हा हैं, या फिर बाई चौहान हैं, और सी.डी. देशमुख पूर्व में 7 बार बजट पेश किया है इन लोगों ने। चलिए आगे बात करती हूँ।
भारत का पहला बजट स्वतंत्रता के पश्चात की बात कर रही हूं, तो यानी कि भारत का पहला बजट यानी कि 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन उस समय के जो वित्त मंत्री थे, क्या नाम था, षणमुख चेट्टी, इन्होंने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को उस समय के वित्त मंत्री थे षणमुख चेट्टी, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और 2017 में रेल बजट, जिसमें यानी कि 92 वर्षों के लिए अलग से पेश किया गया था और केंद्रीय बजट विलय कर दिया गया था। हुआ क्या था कि 2017 में रेल बजट जो था आपका अलग हो गया और जो आम बजट था आपका वो अलग हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये कब हुआ, यानी कि ये हुआ है आपका 17 में, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करती हूँ। जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने क्या काम करा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार बजट पेश किया था इन्होंने। और इंदिरा गांधी, इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इंदिरा गांधी जो थी इतिहास में पहली महिला थी जो वित्त मंत्री बनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारत की जो, या फिर मैं बात करूं यहाँ पर कौन थी सबसे पहली वित्त मंत्री, तो भाई कौन रही है यहाँ पर, सही आंसर होगा हमारा यानी कि इंदिरा गांधी रही हैं। चलिए आगे चर्चा करती हूँ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में कब अपनाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था अपने स्वरूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1930 या 9 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में, जैसा अभी हम देख पाते हैं, ये अपनाया गया। ठीक है, इससे पहले ये वाली जो इमेज थी यहाँ पे महात्मा गांधी का चरखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल में मौजूद कौन सा तत्व कैंसर का कारण बन सकता है? तो कौन सा, भाई जल में ऐसा कौन सा पदार्थ है या कौन सा तत्व है जिससे कैंसर को बढ़ावा मिल सकता है, यानी कि कैंसर उत्पन्न कर सकता है? हाँ, विस्मथम या फिर ऑर्सेनिक या फिर एंटीमनी या फिर होगा आपका पैलेडियम। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 ऑर्सेनिक। ऑर्सेनिक पदार्थ जो जल में मिले हुए होते हैं, जल में घुलनशील ऑर्सेनिक पदार्थों के कारण ही आज कैंसर को बढ़ावा मिल रहा है। मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे ऑर्सेनिक पदार्थ जल में घुले होते हैं, बहुत सारे ऑर्सेनिक पदार्थ की बात करूं तो यानी कि जैसे आपको पता होगा कि नदियों के किनारे किनारे कुछ उद्योग धंधे लगे हैं, उनका जो यानी कि जल या फिर उनका जो दूषित पानी है वो नदियों में मिल जाता है और उसके बाद वो पानी बहुत जगह यानी कि पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि पूरे तरीके से प्यूरिफाई नहीं होता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। रेडोन जो है, रेडोन एक रेडियोधर्मी एक गैस है जो कैंसर का कारण बन सकती है, जो पीने के पानी और यानी कि इंडोर वायु में पाई भी जाती है। और यहाँ पर कुछ लोग जो पीने के पानी में रेडोन के संपर्क में आ जाते हैं, तो उन लोग को क्या होता है, ये जीवन काल में कैंसर होने का इनके लिए खतरा बढ़ जाता है और विशेषकर इन लोग को जो है फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा होने का खतरा संभावित रहता है। चलिए आगे बात करती हूँ मैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? ये था किससे? गुलाम वंश से संबंधित था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की मैं बात करूं तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नीलकंठ या फिर भारतीय रोलर कितने राज्यों का पक्षी है? तो ये कितने राज्यों का पक्षी है? यहाँ पर सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि 5 राज्यों का पक्षी है। ये यहाँ पर आंसर गलत होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 5 राज्यों का पक्षी है। चलिए देखते हैं। भारतीय रोलर को भारतीय राज्य का उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ एक राज्य और है जो माना जाता है बिहार। ठीक है, क्या है यहाँ पर, यानी कि ये जो है बिहार का भी आपका राज्य, ये पक्षी है, राज्य के पक्षी। ठीक है, अच्छा इस नीलकंठ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है कोरासिया बेंगालेसिस। कोरासिया बेंगालेसिस नीलकंठ का वैज्ञानिक नाम है और ये 5 राज्यों का राज्य पक्षी के रूप में चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे आप मेरे को बताएंगे सही आंसर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व या फिर आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व या फिर मैं बात करूं यानी कि
सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व रहा है। भारत सरकार ने भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है, जो प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों, मैं बात करूं जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य की तुलना में इनकी रक्षा के लिए करे गए हैं। ठीक है, या रक्षा करते हैं। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में अक्सर एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य शामिल होते हैं, और साथ ही में कुछ अभ्यारण्य जो आर्थिक उपयोग के लिए भी खुले बफर जो है जोन भी कहे जाते हैं। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि बाबर का मकबरा कहाँ है। हाँ, बाबर का मकबरा कहाँ है, आप लोग को कमेंट में इस प्रश्न का आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, या फिर हाइग्रोमीटर का, या फिर हाइड्रोफोन का, या फिर हाइग्रोस्कोप का? सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, ये एक इसके लिए उपकरण साबित है। अच्छा, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से यानी कि जो तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है, यह हाइड्रोमीटर के तहत। और यहाँ पर मैं बात करूं यानी कि हाइग्रोमीटर में आर्द्रता के स्तर को मापा जाता है, कि आर्द्रता का स्तर। और आगे बात करती हूँ हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन में जल के नीचे की जो ध्वनि होती है उसको मापा जाता है। और हाइग्रोस्कोप जो मापता है वायुमंडल की आर्द्रता में जो परिवर्तन, चेंजेस आते हैं, उनको दिखाता है हाइग्रोस्कोप। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पुस्तक है एक, क्या नाम है? पुस्तक का नाम है बिकमिंग जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? मिशेल ओबामा, वॉरेन वेनिस ने, या फिर हिलेरी क्लिंटन ने, या फिर यानी कि चेल्सी क्लिंटन ने? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिशेल ओबामा ने जो है यानी कि बिकमिंग पुस्तक लिखी है मिशेल ओबामा ने। चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर ऑन बिकमिंग की बात करूँ। ऑन बिकमिंग लीडर कौन है यहाँ पर? यानी कि वॉरेन जी वेनिस है। यानी कि इसमें जो है ऑन बिकमिंग लीडर, ये एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? यानी कि वॉरेन जी वेनिस ने लिखा है। द बुक ऑफ गट्सी वीमेन, इसको किसने लिखा है? हिलेरी क्लिंटन और यानी कि चेल्सी क्लिंटन ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है पाकिस्तान के पहले पीएम कौन है? पहले पीएम कौन थे पाकिस्तान के? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, या फिर इस्कंदर मिर्जा, या फिर अयूब खान? सही आंसर होगा यहाँ पर लियाकत अली जिन्ना जो थे, लियाकत अली जिन्ना ये यानी कि पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे। ठीक है, फर्स्ट पीएम थे पाकिस्तान के लियाकत अली जिन्ना। यहाँ पर बात करते हैं लियाकत अली जिन्ना को लेकर के, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे। और लियाकत अली खान जो थे, लियाकत अली खान स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, और ये 1947 से 1951 तक रहे। यानी कि कितने? 1947 से 1951 तक ये प्रधानमंत्री रहे। चलिए आगे यहाँ पर कुछ चीजें हैं, आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ भेदभाव के विरुद्ध अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो भी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पर 15 की अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 जो कहता है कि यानी कि भेदभाव के विरुद्ध आर्टिकल 15 कहता है। चलिए और आगे बात करें छुआछूत में एक आर्टिकल 17 भी आता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नीलगिरी क्रांति के संस्थापक कौन हैं? नीलगिरी क्रांति के संस्थापक कौन है? हीरालाल चौधरी हैं, या फिर MS स्वामीनाथन है, या फिर वर्गीज कुरियन है, JRD टाटा है? सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीरालाल चौधरी नीलगिरी क्रांति के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए भारत में नीलगिरी क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ये लगभग 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। और मछली किसान विकास एजेंसी के माध्यम से हुई थी। ध्यान में रखना है किस एजेंसी के माध्यम से? मछली किसान विकास एजेंसी के माध्यम से हुई थी। और डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुणो कृष्णानंद को जो है नीली क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। नीली क्रांति के जनक के रूप में यहाँ पर इनको माना जाता है। चलिए आगे बात करती हूँ
अगला प्रश्न है कि सिख धर्म में 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म में देखिए 10 गुरु थे इनके, तो 5वें गुरु का नाम क्या था। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन या फिर गुरु अंगद। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी या ऑप्शन 3। गुरु अर्जुन जो थे ये सिख धर्म के 5वें गुरु के नाम से जाने गए। चलिए अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्री कौन है। जल शक्ति मंत्री कौन है। नितिन गडकरी या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रकाश जावड़ेकर या फिर थावर चंद गहलोत। सही आंसर क्या होगा। जल शक्ति मंत्री की बात हुई है तो अभी वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं अभी वर्तमान में। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये थावर चंद गहलोत कौन है। थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और यानी कि आधिकारिक मंत्री हैं। अच्छा आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर किस मिनिस्ट्री से संबंध रखते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो हैं ये मिनिस्ट्री है इनकी यानी कि वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्री। ठीक है, तो राज्यसभा के ये जो है यानी कि राज्यसभा महाराष्ट्र से हैं, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर मैं आगे यानी कि डीबी सदानंद गौड़ा। डीबी सदानंद गौड़ा जो है ये रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। कौन है। रसायन और उर्वरक मंत्री। और ये कहाँ से हैं। ये हैं बंगलोर से। ठीक है, नॉर्थ बेंगलोर कर्नाटका से। चलिए आगे बात करती हूँ नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पर एमएसएमई मंत्री हैं। ये एमएसएमई मंत्री हैं। कहाँ से हैं। ये है नागपुर यानी कि महाराष्ट्र से, नागपुर में। चलिए आगे बात करती हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये जल शक्ति मंत्रालय से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं। जोधपुर यानी कि राजस्थान से हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो भाई कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक में है। चलिए आप मुझे बताएंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका या फिर आपका जो है यहाँ पर यानी कि बेन्नरकट्टे नेशनल पार्क कर्नाटका या फिर कुद्रेमुख जो है ये नेशनल पार्क कर्नाटका या फिर आपका टोडावा नेशनल पार्क महाराष्ट्र। सॉरी, चलिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए सभी के पीछे कर्नाटका लगा हुआ है, इनमें से किसी को लगाने की उसने पूछा है कि कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आराम से हम आंसर दे सकते हैं। ये सारे के सारे कर्नाटका में अवस्थित हैं, लेकिन जो टोडा नेशनल पार्क है ये आपका ठीक है टोडाबा, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये महाराष्ट्र में। चलिए तो यहाँ पर आज का ज्ञान देखते हैं स्टूडेंट। चलिए आज के बारे में थोड़ी सी नेशनल पार्क यानी कि कर्नाटक के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारत में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कर्नाटक में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पर यानी कि बांदीपुर नेशनल पार्क। ये बांदीपुर नेशनल पार्क है। और आपका मैंने जैसे बात कर रही थी कि बन्नेरघाट जो है यानी कि नेशनल पार्क है। और यहाँ पर है कि कुद्रेमुख जो नेशनल पार्क है और यानी कि यहाँ पर जो नागरहोल जो है ये नेशनल पार्क। सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये सब के सब कर्नाटका में है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करती हूँ मैं यहाँ पर। हाँ यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कि भाई चंडोली नेशनल पार्क है और नागौर नेशनल पार्क है और यहाँ पर जो है यानी कि संजय गांधी नेशनल पार्क है और टोडावा नेशनल पार्क है और यहाँ पर जो है यानी कि आपका गुगामल नेशनल पार्क है। ये सभी के सभी नेशनल पार्क कहाँ पर हैं। ये सभी के सभी नेशनल पार्क कहाँ पर हैं। ये कहाँ पर हैं। ये हैं आपके महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बात करती हूँ। आगे है यहाँ पर यानी कि आपके द्विचिंगम नेशनल पार्क है और यानी कि हिमिस नेशनल पार्क है और आपका है किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सालिम नेशनल पार्क है, सालिम यानी कि सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है। सारे के सारे नेशनल पार्क सारे कहाँ पर हैं। ये हैं जम्मू एंड कश्मीर में। सारे नेशनल पार्क कहाँ पर हैं। जम्मू कश्मीर में ये नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे बात करती हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइज आज इस वीडियो में रखते हैं हम इतना ही, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।